किया, कुछ लिंगरिंग टेस्ट में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस न हो, दूसरे में हम चुनाव हारने वाले तो समय बढ़ा देना, तीसरे में मेरे पर जांच नहीं हो सकती, और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करना। ये उद्देश्य बताते हैं। अब मैं हमारा 4 संशोधन लेकर आता हूं। मानिए, सबसे पहला संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में किया, 101वां नंबर भी अच्छा आया है। 101वां संशोधन 1 जुलाई 17 को हम जीएसटी को लेकर आए मान्यवर, और इस देश के अर्थतंत्र को रिदम में लाने का, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक विशाल फैले हुए देश को जीएसटी के तहत 100 अलग अलग बिक्री करके कानूनों को समाप्त कर कर लोगों की हालाकी खत्म कर कर एक कानून लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो लोगों की भलाई की। कल की डिबेट मैंने पढ़ी है, कोई सदस्य बोले कि नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। किस मुद्दे पर किया था? आप जीएसटी तो लाना चाहते थे, मगर राज्यों को कंपनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। हम जीएसटी भी लाए और राज्य को विकास दर के हिसाब से कंपनसेशन की गारंटी भी दी। इतना ही नहीं, गारंटी का 10 साल तक पालन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हम संशोधन लाए देश के अर्थतंत्र को सुचारू बनाने के लिए। दूसरा संशोधन लाए, 102वां संशोधन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम। अब कुछ लोगों को पेट में दुख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों किया। मैं साहब आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर पाए कि आपने नहीं किया था। अगर आप ये कर देते तो मोदी जी के तो भाग्य में ही नहीं आता। मगर साहब, पिछड़ी जातियों का कल्याण कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, नीति भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। तीसरा संशोधन क्या लाए? 130वां संशोधन 12 जनवरी 19, किसी भी जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का फैसला। गरीब कल्याण और गरीब हटाओ की बातों, गरीबी हटाओ की बातों सालों तक करी, सूद नहीं मिली, समय नहीं मिला, विचार नहीं आया। ये विचार नरेंद्र मोदी जी को आया और गरीबों को, बच्चों को 10% आरक्षण पूरे देश भर में। मान्यवर 105वां संशोधन, ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापना क्या कोई एक केंद्र सरकार कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके कारण पिछड़ा समाज को अन्याय होता है। आगे से ये संविधान संशोधन करने के बाद 10 अगस्त 2021 के बाद पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्य की सरकारों को देने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, सबसे अंतिम संशोधन में 5वां कहना चाहता हूं, 106वां संशोधन, और मैं तो क्रम में बोला हूं, एक काटा नहीं। 101, 102, 103, 104, 105, 106 सभी के सभी जन कल्याण के लिए। और 6ठा सम्मेलन संशोधन था 28 सितंबर 2023 को, मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का, मातृशक्ति को 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे सदन के माध्यम से देश भर की 140 करोड़ की जनता को कहना चाहता हूं कि जब इस दोनों सदन में 33% नारी शक्ति बैठेगी
संविधान निर्माताओं की कल्पना पूरी हो जाएगी। मान्यवर, इनकी आत्मा को बहुत शांति। इसके अलावा भी हम कई कानून लेकर आए। हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका कि भी अधिकार आपके पति जैसे है। मगर देखिए साहब, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ। कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया और बेचारे कई सालों तक संघर्ष कर। कौन बोलेगा? मान्यवर, इनका जो पद्धति है वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है। मान्यवर, 2020 में हम नई शिक्षा नीति लाए। पहली शिक्षा नीति आजादी के बाद आई है जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाए। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति बदल गई है या उनका सोच बदल गया है। खैर, जो भी हुआ, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाए हैं कि इसका विरोध करोगे तो लोग उनका विरोध करेंगे, इसलिए विरोध नहीं किया है। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाए और 3 नए आपराधिक कानून भी हम लेकर आए। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 कानून 160 साल बाद पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणालिका को भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और वो कानून जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वो कानून को समाप्त कर कर हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसका करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आप तो कई साल तक, अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा। मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर,
संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जागरूकता थी, महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। मान्यवर, इतना बड़ा छल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं, कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, एक प्रति जो लेकर घूमते हैं, इसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ें। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। जो प्रति लेकर घूमते हैं ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, संविधान कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके भी मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा दलों के जवान, वो हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर जान देने के लिए तैयार है। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए 1 इंच भूमि के लिए। और मान्यवर, किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल 1 अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में हमारे भूभाग की व्याख्या की गई, इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक टापू था, कच्चा तीवू टापू। वो टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट कर वन फाइन मॉर्निंग लंका को दे दिया गया। मान्यवर, चलो भाई, बहुमत था आपका, मान लो ऐसे भरोसे से किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी ये चीज, ये आर्टिकल 1 का बदलाव आज तक नहीं आया है और वो हमारा भूभाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। मान्यवर, ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा संविधान के साथ नहीं किया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता हैं। 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। अब दाखिल तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दोनों सदन की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए दी। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझते हो। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। एक पूरा 35A डाल दिया संसद संविधान में, पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। देश का भूभाग दे दिया, पार्लियामेंट के साथ विषय ही नहीं आया। किस प्रकार से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से
आपने देश को चलाया है। ये देश की जनता को आज इस बहस से मालूम पड़ना चाहिए। मान्यवर, आपातकाल, अभी बड़ी बड़ी उदात्त भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए। लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वो ही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाले, चुनाव नहीं कराना था। और मान्यवर, जब पार्लियामेंट, जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब, कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। मान्यवर, डीओ ड्राफ्ट जो होता है वो कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्रालय से आया। कैबिनेट मंत्रालय में डीओ है ही नहीं। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू जाता है, मगर आज कैबिनेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैबिनेट मंत्रालय में मैं तो छोटा था मान्यवर, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती तो मेरा भी सौभाग्य होता, पूरे 19 महीने इसके विरोध में मैं जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे पड़ी? मैं बीना का गीतमाला सुनता था, बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का क्यों गीतमाला क्यों नहीं आती। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा, किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने। साहब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें मान्यवर, इस प्रकार की कृति, ऐसा दंड दिया देश की जनता ने उनको कि अब स्वप्न में भी नहीं कर सकते। ऐसी कृति कोई न करे, इसलिए ये बहस जरूरी है। और मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिन मनाने की बात रखी, तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, क्या जरूरत है संविधान दिन की? 26 जनवरी तो है। बोले, भाई संविधान को जितनी भी बार स्मरण करोगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़। और मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं। मान्यवर, उस वक्त आज ही मुझे किसी शायर ने दुष्यंत कुमार की पंक्ति भेजी है इमरजेंसी के लिए। मैं ज्यादा भाषण इमरजेंसी पर करना नहीं चाहता, परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है।
कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान। दुष्यंत कुमार जी की कविता है मान्यवर, इंदिरा जी को समर्पित। मान्यवर, जब संविधान बन रहा था, संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आजाद हो गए थे, आजाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं बना था। हम तो हजारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश। हाँ, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गए, आजादी मिली, आगे देश कैसे चले इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट में चर्चा में आया कि अब देश का नाम क्या। अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द हो गए यूरोप में,